हाय फ्रेंड्स। जिस तरह से शेयर मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है और वो ये है कि वो कौन सी कंपनी है जो अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है और साथ में डिविडेंड भी दे रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंपनीज मिलना बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर आपको मिलती है तो ये एक तरह से आप मान के चलिए एक एक तरह से कंफर्मेशन है कि वो कंपनी बहुत जबरदस्त ग्रो करने की पूरी क्षमता रखती है। आज इस वीडियो में हम तीन ऐसी ही कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डिविडेंड कंटिन्यूअसली दे रही है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है और साथ में कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी लगी हुई है। चलिए चल के देखते हैं वो कौन से तीन स्टॉक्स हैं। और अगर आप अच्छे स्टॉक्स को दोस्तों एक बाकी 90% क्राउड को आप छोड़ दें तो 10% में आप आ जाइए इनर सर्कल में, जहां पे वो लोग हैं जो अच्छे स्टॉक्स को पहचानना जानते हैं और उसमें एक सही प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन जाते हैं। इसके लिए दोस्तों ये जो एनालिसिस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो आपकी काफी मदद करता रहेगा, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए काफी एक वैल्यू एडिशन साबित होगी। पूरा जरूर देखिएगा तभी फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सागर नॉलेज। तो वीडियो में चल करके तीनों स्टॉक्स को देखते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आप लाइक करना लास्ट में भूल जाते हैं, तो इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरी बात चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो जाए। क्योंकि जैसे आप वो बिग बॉस जैसे टाइम खराब करने वाले शो देखते हैं, उससे अच्छा है कि आप रेगुलरली ऐसे वीडियोस देखें जिससे आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज डेवलप हो। ठीक है, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। वो है आपके कोल इंडिया। अब सब इस स्टॉक के बारे में जानते हैं और बहुत सारे मेरे मित्र हैं वो ये भी कहते हैं कि सर ये स्टॉक जो है वो तो अब तो कोयले का जमाना तो गया, अब तो रेलगाड़ियां भी पेट्रोल से चलती थी, डीजल से चलती थी, उसके बाद में अब तो इलेक्ट्रिक से चल रही है, तो व्हाई आर वी टेकिंग कोल इंडिया? द रीजन आई एम जस्ट गिविंग यू इज दैट द कॉन्टेक्स्ट इज दैट बिकॉज सी कोल डिपेंडेंस अभी भी है। अभी भी हमारी पूरी इंडिया में 50% से ज्यादा पावर जनरेशन के लिए कोल पर ही डिपेंडेंट है हम लोग, कोयला ही चाहिए हमें। और ये क्षमता अगले 8-10 साल तक मोर और लेस बनी ही रहेगी। इसलिए हम चाहे सोलर पावर यूज करें, चाहे विंड पावर यूज करें, चाहे हम हाइड्रो पावर यूज करें, उनका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन जो आपकी कोल है, कोयला, उस पर डिपेंडेंस बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए हमेशा अगले काफी समय तक बनी रहने की पूरे चांसेस है। और साथ में कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट की सबसे कहूंगा लाडली कंपनियों में से एक है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहली बात कि ये कंपनी दोस्तों यूनिक है, यानी इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इसकी कोई कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। यानी इंडिया के कोयले का करीब 90% सिर्फ कोल इंडिया से आता है। तो आप सोचिए लीडरशिप पोजीशन है, 3 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी और उसके बावजूद प्राइस 487 यानी 500 से कम में अवेलेबल है और 10 रुपए का फेस वैल्यू है। आप सोचिए कि कंपनी इतनी बड़ी है, सारे इंडिया की पावर की जरूरत पूरी करती है, लेकिन फिर भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8 का ही है इसका, यानी कि प्राइस फिर भी अंडर वैल्यूड ही है इसकी। इंडस्ट्री को देखो आप तो 20 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, यानी कि इंडस्ट्री से लगभग आधे पीई पर मिल रही है ये, उससे भी कम। साथ में दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो ये ऐसी है कि लॉन्ग टर्म, कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, 54% रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही अच्छी है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंप्रेसिव है। साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो पैसा जो लगाया जाता है, जो पूंजी लगाई जाती है, उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है? 65%। तो अब आप समझ गए ओवरऑल कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और पैग रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो ये साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है और ये काफी लंबे समय से अंडर वैल्यूड है और कितने लंबे अंडर समय रहेगी अंडर वैल्यूड पता नहीं है। लेकिन खास बात यह है, अगर देखिए आप ना स्टॉक मार्केट में दो तरह से नॉर्मली पैसा बनाते हैं, वैसे तो और भी बहुत तरीके होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, स्प्लिट शेयर होते हैं, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज होती है, मर्जर एक्विजिशन, वो सब छोड़ दीजिए आप। लेकिन जनरल एक सामान्य इन्वेस्टर जो होता है ना, वो दो मोटे तरीके होते हैं पैसा बनाने के। पहला होता है उसमें उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन। वो क्या चीज होती है? वो होती है आपकी प्राइस का बढ़ना। आपने 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, थोड़े दिनों बाद में वो 300 रुपए का हो गया, तो आपने 200 रुपए का प्रॉफिट बना के उसे बेच दिया, डन। दूसरी इनकम जो होती है वो होती है आपकी डिविडेंड इनकम। वो आप स्टॉक को होल्ड करें और आपको साइड में एक तरह से इनकम बनती रहती है। तो यहां आप देखें तो डिविडेंड इनकम में ये स्टॉक जबरदस्त है, 42% का डिविडेंड दिया है इसने और ये एक बार डिविडेंड नहीं दिया है, ये लगातार कंटिन्यूअसली डिविडेंड देता आ रहा है स्टॉक। मैं आपको दिखाता हूं स्टॉक को, जरा नीचे देखिए, यहां देखिए
दिस इज द स्टॉक विच इज गिविंग यू डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ 51%, 120%, 95% वगैरह वगैरह, 100% से ऊपर, 46%, 78%, 60%, 50%, मतलब अपनी कमाई का करीब करीब 50-60% तो ये डिविडेंड दे रहा है। अब डिविडेंड क्यों दे रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई आपको हर चीज में क्या और क्यों लगाना आना जरूरी है अगर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इन्वेस्टर बने रहना है। तो अब देखिए, अब क्या का आंसर ये है, क्योंकि सबसे मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है इसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब कभी इस कंपनी को प्रॉफिट होगा और वो डिविडेंड के रूप में उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उसका मैक्सिमम डिविडेंड किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। और आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी ने और जो शशिकांता दास जो रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं, कुछ समय पहले आपने देखा इनकी जो जोड़ी कैसे काम कर रही है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और साथ में आरबीआई की, 2 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड आरबीआई ने दिया है रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिसमें डिविडेंड इनकम होती रहे। कोल इंडिया से भी उसे डिविडेंड इनकम लगातार होती आ रही है, इसलिए गवर्नमेंट इसकी ग्रोथ पर खास तौर पे ध्यान देती रहेगी। सो इसमें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप देख सकते हैं जो आपको साफ तौर पे नजर आएगी। जरा टेक्निकल चार्ट पे नजर डालें तो यहां आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ समय पहले मूविंग एवरेजेस ने एक क्रॉसओवर दिया है, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। और उसके बाद में आप डाइवर्जेंस अगर आप देखें एमएसीडी और आरएसआई का, तो वो भी पॉजिटिव है। और उसके बाद जब ये डाइवर्जेंस मिला, उसके बाद में आपको ये रैली देखने को मिलेगी जो कंटिन्यूअसली देखिए हाईज बनते जा रहे हैं और हमेशा ये 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही रही है, यानी इसको टच भी नहीं किया इसने। कब के बाद में, ये लास्ट ईयर की जो जुलाई थी तब से, यानी साल भर से इसने प्राइस को नीचे, एवरेजेस से ऊपर ही रही है इसकी प्राइस। तो दैट सिंपली मींस कि ये अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और यही अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये 700 के आसपास के स्टॉक्स भी आप मतलब प्राइस भी मिड टर्म में आपको देखने को इसमें मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं और वो है दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर का आईटीसी लिमिटेड। अब देखिए यहां ना आपको ये समझना जरूरी है कि एफएमसीजी सेक्टर में ऐसी क्या खास बात है। दोस्तों ये वो सेक्टर है जो काफी टाइम से स्लो ग्रोथ से जूझ रहा था। अब बहुत सारी जो एफएमसीजी कंपनी जब वो बहुत धीमी गति से चल रही थी, रीजन क्या था, एफएमसीजी कंपनीज की जो डिमांड आती है ना मोस्टली आती है रूरल सेक्टर से, और वहां डिमांड कम थी। पर अभी चाहे आप कोई सी भी रिपोर्ट को देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, एनालिस्ट हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की जो एनालिसिस है, आप सब में एक चीज निकल करके आती हुई देख सकते हैं, और वो है इंडिया की ग्रोथ विल कम फ्रॉम द रूरल सेक्टर नाउ। मतलब रूरल सेक्टर यानी जो हमारा जो भारतीय ग्रामीण परिवेश है, वहां से सबसे तेज ग्रोथ होने के चांसेस है। और जब वहां ग्रोथ होगी तो जो कंज्यूमर नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, बिस्किट हो गया, ये टाइप के जो प्रोडक्ट्स है उनकी ग्रोथ तेजी से होती हुई दिखेगी। आईटीसी लिमिटेड को इसका फायदा मिलेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, आईटीसी बहुत जल्द डीमर्ज करने जा रही है अपने होटल बिजनेस को। यानी आपने अगर ध्यान दिया हो तो आईटीसी का एक बहुत बड़ा सेक्टर होटल मतलब बहुत बड़ा बिजनेस वहां से भी आता है। अब ये क्या करें कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के साथ में वर्ल्ड इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और इनका जो होटल बिजनेस है वो ये चाहते हैं कि सेपरेटली अपना ग्रोथ और अपने प्रॉफिट को चलाए, इसलिए बहुत जल्द उसको डीमर्ज करने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे ही आईटीसी होटल्स अलग अलग हो जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर डायरेक्ट अपनी पॉलिसीज को अप्लाई करना, सिंगल मैनेजमेंट के साथ फोकस करके बिजनेस ग्रो करना आसान हो जाएगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया। 431 रुपए की प्राइस है, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में आईटीसी ही है जिसको आप सब हर जगह हर दुकान पे इसके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। 37 का आरओसी दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है 28, वो काफी इंप्रेसिव है। सेल्स स्लो रही है 7% के आसपास, 8%, और प्रॉफिट भी 10% की रेंज में रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये रूरल इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे इसको ग्रोथ में चांसेस इसके बढ़ते रहेंगे। पैग रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है, बट ये करेक्शन जितना आना था आ गया है। अब इसमें स्लो बट स्टेडी अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस साफ तौर पे दिख रहे हैं। नंबर्स इसके काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम ऐसी इसमें नजर नहीं आ रही है। यही वो कंपनी इसके पास में स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स भी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स की।
टेक्निकल चार्ट में आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में नॉर्मली कंसिडर करता हूं, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना तो ही आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और दिन में 4 बार एक स्टॉक को खरीदते बेचते हैं तो ना आपको पी रेशियो देखना, ना आपको फंडामेंटल, ना कंपनी क्या करती, क्या जरूरत है। आप तो गैम्बल करेंगे, खटाखट ले खटाखट दे फटाफट दे खटाखट ले खटाखट, तो वो खटाखट स्कीम ना फिर वो खटाखट लॉसेस में भी कन्वर्ट होती है। पर पॉइंट ये है, आप मेरे ना स्टेटमेंट को अदरवाइज मत लीजिएगा, ये सिंपल मैंने समझाने के लिए बोला है, और मतलब ना निकालें इसका कृपया, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं तो इसके आईटीसी में वीकली चार्ट कर रहा है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है और 50 डे मूविंग एवरेज से प्राइस लगातार हाई है और यहां एक बार इसने हाई तोड़ा, ये जो मूविंग एवरेज चार्ट को तोड़ा, उसके तुरंत बाद में डिमांड ने आके पिकअप किया, तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे गिरने को तैयार ही नहीं है। तो ये करीब करीब मान के चलिए 10 से 15% के आसपास की CAGR से ग्रो करने के इसमें चांसेस साफ नजर आ रहे हैं कि भाई ये इसी रफ्तार से ग्रो करता रहेगा। हाँ, लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो आप ये चाहें कि ये वारी रिन्यूएबल्स की तरह से ग्रो कर जाए कि रातों रात ये 2 रुपए के स्टॉक को 2700 रुपए का स्टॉक बना दे, तो वो तो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है इस स्टॉक में। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सेफ और ग्रोइंग स्टॉक के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। तीसरे स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों, और वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी कुछ टाइम पहले मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर और भी वीडियोस बनाई थी, तो मैं आपको एक चीज जरूर यहां पर कह सकता हूं कि SBI जो है ना, या जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो एक बैलेंस शीट की जो क्लीनिंग है ना उनकी, वो काफी हद तक हो चुकी है। यानी एनपीएज वाली प्रॉब्लम जो थी वो काफी आरबीआई ने पीछे पढ़ के उसको खत्म कर दिया, उसको काफी हद तक कंट्रोल में है। साथ में कंपनीज की जो डेट वगैरह की या जो भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे क्लीन हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखी हुई है फाइनेंशियल सेक्टर की, खासतौर पर बैंकिंग की, और इसलिए बैंक्स को अब तरीके से ढंग से ही काम करना पड़ेगा, ये उनको समझ में आ गया है। रिसेंटली आपने कोटक महिंद्रा बैंक का देखा होगा कि जरा सा भी आप क्रेडिट कार्ड उल्टा सीधा करके बांटेंगे, बैंक पे तुरंत से आरबीआई का एक्शन हो जाएगा। आपने पेटीएम बैंक का भी देखा होगा कि भाई आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए लोन दे रहे हो बिना सिक्योरिटी के, तो कैसे चलेगा, तो उधर भी एक्शन हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फायदा लॉन्ग टर्म में एसबीआई और बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिलता हुआ दिखेगा। एसबीआई की इसलिए, और क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए इसमें ग्रोथ और इसकी आगे इसको फायदा सबसे ज्यादा मिलने की चांस है। बहरहाल 7,48,000 करोड़ का इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट में टॉप बैंक है। 839 की प्राइस चल रही है, इसका तो नाम ही काफी है। सेल्स ग्रोथ 11% है और आप ये देखिए प्रॉफिट बढ़ा है 98%। अब आप ये बता दीजिए ऐसे फिगर्स आपको कितने स्टॉक्स के मिलेंगे, ये आप ढूंढ लीजिएगा, बहुत कम मिलेंगे आपको, ठीक है। यहां पर बात करें दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो आपका 11 है और इंडस्ट्री के थोड़ा सा एक्सेसिव है, लेकिन पैग रेशियो के हिसाब से ये अंडरवैल्यूड है स्टॉक, और लॉन्ग टर्म इसकी स्टोरी जो है इंटैक्ट है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में होकर के भी पित्रोस की स्कोर 8 यानी 8 आउट ऑफ 9 मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है। ग्रोस एनपीएस 4.7 है, नेट एनपीएस 1.23 है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। अगर आप बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा सा कम है, ये 16-17 से ऊपर होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, बट इतनी बड़ी साइज का बैंक है कि इसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको इंप्रूव करना चाहिए इसे। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी कंफर्टेबल है, 3% से ज्यादा का इंटरेस्ट मार्जिन ये कमा रहे हैं। तो आप इस बैंक की साइज के हिसाब से देखें तो 3% इज वेरी हाई। आगे बात करें दोस्तों इसके और सारी चीजों की, तो देखिए और चीजों में यह है कि कंटिन्यूअसली स्लो एंड स्टडी तरीके से ग्रो करने वाला बैंक है। आप यहां देख सकते हैं कि इसमें भी लगातार हाईज बन रहे हैं मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होने के बाद, और यहां एक बड़ा सा रैली, आपने यहां पर एक जंप देखा सडन, बट उसके बाद में सडन करेक्शन भी देख लिया आपने कुल मिला करके। तो ये चीजें चलती रहती है, बट ओवरऑल बैंक जो है वो एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में आप साफ तौर पर इसमें देख पा रहे हैं इसे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुल मिला करके यही चीज ट्रेंड चलने के चांसेस है। ये कंपटीशन देखें तो आप देख सकते हो कि ये बैंक अकेले की मार्केट कैप इतनी है कि इससे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सबको जोड़ लोगे ना तो भी मेरे ख्याल से इसके आसपास में पहुंचना मुश्किल है। सो इस तरह से ये बैंक अपने आप यूनिक पोजीशन में, सबसे ज्यादा ब्रांचेज इसकी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इसके पास में, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसके पास में है, और गवर्नमेंट को कमा करके भी अच्छा खासा देता है, क्योंकि कंटिन्यूस ये डिविडेंड भी देता आ रहा है दोस्तों। 15-16% का डिविडेंड दे रहा है कंपनी, मतलब ये बैंक ओवरऑल। अब हम बात करें इसमें, तो अगर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो
बैंक इतना बड़ा है, एफआईआईज इसमें धीरे धीरे अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं। तो 9% से 10% किया, फिर अभी 11% पे। और सेम वे आप देखें तो डीआईआईज भी करीब करीब 23-24% पे बैठे हुए हैं, यानी लगभग 40, ये कितना 35% के आसपास स्टेक, यानी लगभग 1/3 ऑफ द शेयर होल्डिंग तो डीआईआईज एफआईआईज ने ही कवर कर रखी है। बाकी 7% में हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर आते हैं। और उसके बाद में इससे ये पता पड़ता है कि अगर एफआईआईज डीआईआईज ने अपनी स्टेक बना रखी है तो वो इसके लॉन्ग टर्म स्टोरी में इंटरेस्टेड है। सो दोस्तों ये ओवरऑल एक 3 स्टॉक्स रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके सजेशन भी जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो को लाइक कर दिया ना आपने? नहीं किया तो अभी लाइक करिए और इस वीडियो को सबसे शेयर करिए दोस्तों, अपने सारे दोस्तों के पास में। इसको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करिए, वो दिल से धन्यवाद देंगे। ये जो आलतू फालतू के वीडियो होते हैं ना, उल्टे सीधे जॉक्स, रील्स, शॉर्ट्स, ये तो हर कोई शेयर करता है। बोर हो गए हम लोग इनसे। ये वो था जब कोविड टाइम पे सब फालतू बैठे रहते थे, तब काम की चीजें थी। अब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसलिए अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें शेयर करिए। तो इस वीडियो को सब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।